हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है एग्जाम स्केनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपीजीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी टीआरई, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए राजनीति विज्ञान और इतिहास के पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विजेता सीरीज हमने शुरू की है, जो आप सभी की एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम आप सभी लोगों के लिए राजनीति विज्ञान के भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें लगभग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान की विजेता सीरीज का यह प्रैक्टिस सेट और देखते हैं भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 और जो भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित पार्ट 2 है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है और प्रश्न है, यह कथन किसका है? कुछ व्यक्ति शासन करें तथा अन्य व्यक्ति शासित हों। यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं एवं अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए। ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी अरस्तु। और राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त स्टेटमेंट अरस्तु का है। अरस्तु दास प्रथा को न्याय उचित बताते हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में उनका यह स्टेटमेंट, जो कुछ व्यक्ति शासन करें तथा अन्य व्यक्ति शासित हों, यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं एवं अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी है? मार्गेंथाउ, पामर एवं पार्किंस, नाइबहर और स्प्राउट। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा राइनहोल्ड नाइबर ने दी है। प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान की चर्चा भी जो है राइनहोल्ड नाइबर के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, मुने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष कौन से हैं? सूचनात्मक, परामर्शकारी, पर्यवेक्षणात्मक, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मुने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष सूचनात्मक, परामर्शकारी, पर्यवेक्षणात्मक हैं। सूचनात्मक को एक्सप्लेन अगर हम करें तो स्टाफ का सूचना संबंधी कार्य यह है कि वह प्रमुख कार्यकारी के लिए उन समस्त सूचनाओं का संग्रह करता है जिसके आधार पर वह निर्णय करता है। परामर्शकारी को अगर एक्सप्लेन करें तो आवश्यक सूचना देने के साथ साथ यह प्रमुख कार्यकारी को परामर्श भी देता है कि उसके राय में क्या निर्णय किए जाने चाहिए। यद्यपि प्रमुख कार्यकारी इनके सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अधिक्षणात्मक को एक्सप्लेन करें तो स्टाफ को यह भी देखना होता है कि प्रमुख कार्यकारी ने जो निर्णय लिए हैं वह उपयुक्त सूत्र या व्यवसाय उपकरणों तक पहुंचा दिए गए हैं और उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को आस्टीनवादी अर्थ में सत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। यह कथन किसका है? डाइसी, लास्की, मेटलैंड या लॉर्ड ब्राइस का। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लास्की। लास्की का स्टेटमेंट है कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद को आस्टीनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, मार्टिन कैप्लन ने अंतरराष्ट्रीय राज व्यवस्था के निम्न में से किस प्रतिमान की कल्पना नहीं की थी? तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना है, हमेशा यहां पर ये क्वेश्चन जल्दबाजी में हम लोग परीक्षा हाल में गलत कर देते हैं। शक्ति संतुलन की व्यवस्था, उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। तो कौन सा इसमें सही होगा? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल जो है वो मार्टिन कैप्लन ने अंतरराष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के प्रतिमान की कल्पना नहीं की है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने, उसके विश्लेषण एवं भविष्य की चुनौतियों के समाधान के लिए मार्टिन कैप्लन की वर्ष 1957
की कृति सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पुस्तक का नाम याद रखना। मार्टिन कैप्लन की पुस्तक का क्या नाम है? सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1957 में प्रकाशित हुई। इसमें इन्होंने विश्व की राजनीति का संरचनात्मक विश्लेषण किया और उसके फलस्वरूप जो इन्होंने 6 मॉडल प्रस्तुत किए हैं अंतरराष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के, उसमें शक्ति संतुलन व्यवस्था, ढीली द्विध्रुवीय व्यवस्था, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था, सार्वभौमिक व्यवस्था, पद सोपानी व्यवस्था, इकाई निषेधाधिकार व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल इनके जो है अंतरराष्ट्रीय राज्य व्यवस्था का पार्ट नहीं है और इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम किसके नाम से जुड़ा है? आमंड और पावेल, डेविड स्टर, रॉबर्ट डहेल, O.R. यंग। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, आमंड और पावेल के साथ संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम जुड़ा हुआ है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में व्यवस्था विश्लेषण का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम स्टन के निवेश निर्गत विश्लेषण से उत्पन्न असंतोष के कारण अस्तित्व में आया। इस उपागम का प्रयोग आमंड एवं पावेल ने किया है, ये बात ध्यान रखना। इन्होंने राजनीति व्यवस्था के 4 लक्षण बताए। किसने? आमंड और पावेल ने। पहला है राजनीतिक व्यवस्था के भागों में अंतर्निर्भरता, दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था की सीमा, तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण, चौथा है राजनीतिक व्यवस्था द्वारा बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डेविड स्टन, ग्रेवियल आमंड, मोस्का, डेविड ट्रूमैन। तो जस्ट अभी आपने पढ़ा है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक ग्रेवियल आमंड हैं और इनके साथ पावेल का नाम भी जुड़ा हुआ है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के साथ में। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? संस्थात्मक संरचनाएं, समुदायात्मक संरचनाएं, प्रजातीय संरचनाएं, प्रदर्शनात्मक संरचनाएं। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रजातीय संरचनाएं जो हैं आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। G.A. आमंड तथा पावेल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दबाव समूहों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया है, यानी जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनको 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। संस्थात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, गैर समुदायात्मक दबाव समूह और प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है इनमें से किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? एल्टन मेयो, बर्नार्ड, मैक्स वेबर, F.W. टेलर। और राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर डी, F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इसके बारे में एक स्टेटमेंट है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का पिता अर्थात इसकी उत्पत्ति का श्रेय F.W. टेलर को जाता है और इसलिए इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है इनमें से कौन यथार्थवादी नहीं था? हाब्स, थुसिडाइडस, कांट और मैकियावेली। और राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। कांट जो थे एक आदर्शवादी विचारक थे, बाकी तीनों विचारक जो हैं वो यथार्थवादी विचारकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है इनमें से किसने कहा था कि ज्ञान शक्ति है? अरस्तु, हाब्स, मिल और हीगल। और राइट आंसर इसमें से क्या होगा ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें ज्ञान शक्ति है तो ना तो अरस्तु ने कहा है, ना हाब्स ने कहा है, ना हीगल ने कहा है, ना मिल ने कहा है, यानी इसके सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। तो ज्ञान शक्ति है अर्थात नॉलेज इज पावर, या ये जो स्टेटमेंट है ये फ्रांसिस बेकन का है। इसका है फ्रांसिस बेकन का है। फ्रांसिस बेकन अंग्रेज फिलासफर और न्यायविद है जिसे वैज्ञानिक पद्धति का उन्नायक माना जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है शासकीय विचारधारा की संकल्पना इनमें से किसकी है? पैरेटो, माइकल्स, मोस्का, रॉबर्ट डहेल। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शासकीय विचारधारा की संकल्पना मोस्का से संबंधित है। मोस्का अभिजन वर्गवादी विचारक हैं और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रूलिंग क्लास अर्थात शासक वर्ग के अंतर्गत माना है कि सब
समाजों में दो वर्ग पाए जाते हैं, शासक वर्ग तथा शासित वर्ग। और इतने ही पॉइंट को यहां से ध्यान रखना है। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा है, मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति, एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूं, जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। हाब्स, लॉक, रूसो और ग्रीन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाब्स। हाब्स ने मानव मनोविज्ञान का विश्लेषण कर यह उद्घाटित किया है कि मनुष्य की शक्ति प्राप्त करने की इच्छा असीम है जब तक कि वह जीवित है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। बहुत अच्छा प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। सेवाइन कहता है कि आंग्ल भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम लेखक है बेंथम, हाब्स, लॉक या रूसो। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह स्टेटमेंट सेवाइन का हाब्स के बारे में है और कभी कभी प्रश्न इस तरीके से भी पूछा गया है, यह स्टेटमेंट दे दिया गया है और पूछा गया यह स्टेटमेंट किसका है, तब राइट आंसर होगा सेवाइन का। किसका? सेवाइन का स्टेटमेंट है। सेवाइन आगे कहता है और स्पष्ट किया है, यह स्पष्ट व्यक्तिवाद ही है जो हाब्स के दर्शन के उस युग का सर्वाधिक क्रांतिकारी सिद्धांत बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? एरिक फ्राम, मार्क्यूज, ग्रामसी, हैबरमास। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामसी ने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ग्रामसी का प्राधान्य सिद्धांत प्रमुख है जिसमें बुद्धिजीवी की परिभाषा भी निहित है। प्रत्येक सामाजिक समूह का अपना एक बौद्धिक वर्ग होता है। प्रगतिशील बौद्धिक वर्ग के पास आकर्षण की शक्ति होती है जिसके द्वारा वह समाज के अन्य बौद्धिक समूहों पर प्रधानता स्थापित कर सभी बौद्धिक लोगों में एकजुटता प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, लासबेल व मोस्का का संबंध किससे है? राजनीतिक विकास से, अभिजन से, समाजवाद से, समष्टिवाद से। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लासबेल और मोस्का का संबंध अभिजन वर्ग सिद्धांत से है। मोस्का की प्रसिद्ध पुस्तक द रूलिंग क्लास है, इसका नाम याद रखना है आप सभी को और यह परीक्षाओं में पूछे जाना निश्चित ही है श्योरली, तो इसको भूलना नहीं। कितने भी पुस्तकों के नाम आते हैं उन सबको नोट डाउन करें और उनके लेखकों के नाम को नोट डाउन करें क्योंकि वहां से प्रश्न हमेशा पूछे जाने की परंपरा रही है और इस बार भी पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा किसने दी है? सेबाइन ने, गार्नर ने, लासबेल ने या बार्कर ने? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह परिभाषा जो है वो लासबेल ने दी है। अब यहां पर थोड़ी चीजें समझने की जरूरत है। अमेरिका में व्यवहारवाद के जन्मदाता चार्ल्स मेरियम ने राजनीति में शक्ति को अध्ययन का केंद्र बनाया। इसके पश्चात हेराल्ड लॉसबेल ने अपनी रचना पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936 में शक्ति को अध्ययन का केंद्र बनाया और कहा कि शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य ही राजनीति है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। शांति पर्व अध्याय है, किसका अध्याय है? अर्थशास्त्र का, महाभारत का, रामायण का, शुक्रनीति का। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है। इसमें धर्म, दर्शन, राजनीति और अध्यात्म ज्ञान का विशद निरूपण किया गया है। इसके अंतर्गत 3 उपपर्व भी हैं। एक है राज धर्म अनुशासन पर्व, आपद धर्म पर्व और मोक्ष धर्म पर्व। और अर्थशास्त्र के लेखक आप सभी लोग जानते हैं चाणक्य और कौटिल्य हैं। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं और शुक्र नीति का लेखक कौन है ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, शांति पर्व के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी है? 7 मंत्री, 5 मंत्री, 9 मंत्री और मंत्रियों की निश्चित संख्या यहां पर मेंशन की गई है। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रियों की अनिश्चित संख्या। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, मनु स्मृति के कितने अध्याय हैं? 10, 11, 12 या 15? और पिछली प्रैक्टिस सेट में इसको हमने हल किया था और यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। मनु स्मृति मनु द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं और इसका रचना काल 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें उस वक्त की समाज, धर्म और राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप है स्वायवी, आर्थिक, कानूनी या राजनीतिक। और राइट आंसर होगा यहाँ पर आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप स्वायवी है। राज्य 7 अंगों से मिलकर बना है और मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 294 में कहा गया है, स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र ये 7 राज्य प्रकृतियां हैं, इनसे युक्त सप्तांग राज्य कहलाता है। और अंगों का वर्णन होने की वजह से मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप जो है वो स्वायवी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, मनु किस परंपरा के चिंतक थे? धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और महाकाव्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मनु जो है वो धर्मशास्त्र परंपरा के चिंतक थे। हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। इन 3 वर्गों में धर्मशास्त्रों का महत्व अत्यधिक है और धर्मशास्त्रों में सर्वप्रमुख स्थान मनुस्मृति का है। मनु धर्मशास्त्री परंपरा के चिंतक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी ग्रीन और ऑप्शन डी मैकियावेली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली। और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है, वहीं मैकियावेली की पुस्तक का नाम द प्रिंस है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लीजिएगा। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनु को प्राचीन भारत का सॉरी मनु नहीं, गलत हो गया दोस्तों, कौटिल्य को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कौटिल्य को प्राचीन भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? सरकार की कला, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, राज्य के सिद्धांत। ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो सरकार की कला और राज्य के सिद्धांत दोनों को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण हैं 12, 15, 10 और 16। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें कुल 15 अधिकरण है, 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण है। अधिकरण 1 से 5 राज्य के आंतरिक प्रशासन के बारे में है। 6 से 13 अधिकरणों में राज्य के वैदेशिक संबंधों की चर्चा है, जबकि शेष 2 अधिकरणों में राज्य के व अन्य विषयों का वर्णन किया गया है। और अर्थशास्त्र गद्य एवं पद्य दोनों में लिखी गई है, अर्थात अगर अर्थशास्त्र की शैली पूछी जाए तो चंपू शैली आप सभी लोग कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? न्याय का सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, दंड सिद्धांत। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। और जो 7 अंग बताए गए हैं राज्य के कौटिल्य के अनुसार वह है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है राजा, अमात्य, कोष और मित्र। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ राजा से है। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, प्रश्न है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रशासन से, विदेश नीति से, आर्थिक नीति से या न्यायिक नीति से? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप सभी का यहां पर बी, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत जो है वो विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था? योग्यता, वंशानुगतता, राजा की अनुकंपा पर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? वार्ता, अनवीक्षकी, निरुक्त और त्रयी। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरुक्त जो है वो सम्मिलित नहीं है। कौटिल्य ने निम्न 4 मूल विद्याओं का वर्णन किया है। पहला अनवीक्षकी, इसके अंतर्गत दर्शन एवं योग की चर्चा की गई है। दूसरा है त्रयी, इसके तहत सामाजिक व्यवस्था, 4 वर्णाश्रम, 4 पुरुषार्थ और 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। तीसरी जो है वो है वार्ता, इसमें आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि, पशुपालन आदि की चर्चा की गई है। और चौथा है दंड नीति, इसमें शासन कला जैसे विदेश नीति, कूटनीति, पुलिस, गुप्तचर, अंतरराष्ट्रीय संबंध आदि की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न है,
निम्न में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? बी ए साल्टोरे, के पी जायसवाल, बेनी प्रसाद, ए एस अल्टेकर। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए एस अल्टेकर का विचार है कि कौटिल्य जानते थे कि युद्धों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, अतः उन्होंने इनके खतरों को कम करने के लिए एक ऐसे सिद्धांत का समर्थन किया जिसके अनुसार देश में विद्यमान अनेक छोटे बड़े राज्यों की में शक्ति का विवेकपूर्ण संतुलन बना रहे और युद्ध ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, और प्रश्न है कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? सेना, स्वामी, अमात्य और मित्र। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेना। कौटिल्य के अनुसार सेना जो है वो राज्य का अंग नहीं है, क्योंकि कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में सेना शब्दावली का प्रयोग ही नहीं किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न है कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या है? विधि का निर्माण करना, अति भौतिक जीवन जीना, विधि को लागू करना, आतताई अधिकारियों को दंडित करना। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य विधि को लागू करना है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना किससे की गई है? बिना सोचे अब आप इजिली कर पाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली से की गई है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न है कौटिल्य समर्थक था राजतंत्र का, सीमित राजतंत्र का, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का, उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य सीमित राजतंत्र के समर्थक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्व हैं, कितने तत्व हैं ये बताना है। राज्य के 4 तत्व हैं, राज्य के 5 तत्व हैं, राज्य के 6 तत्व हैं, राज्य के 7 तत्व हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 तत्व होते हैं, और इसीलिए उन्होंने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, और प्रश्न है कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? तो अभी इस क्वेश्चन को जस्ट हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ राजा से है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहां पर है, कौटिल्य के अनुसार राज्यमंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए? 10, 12, 13 या 14। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 6वें अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। मंडल का अर्थ है देशों के समूह से, और उन्होंने मंडल में 12 प्रकार के देशों का जिक्र किया है। बिजगीष, आर्य, मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र, अरिमित्र, मित्र। यह तो हुए सामने के देश। पीछे के देशों की अगर हम बात करें तो पार्षण ग्राह, आक्रांत, पार्षण ग्राह सार, आक्रांदा सार। इसके अतिरिक्त 2 और देश है, मध्यमा और उदासीन। तो कुल 12 जो है देशों का वर्णन राज्य के मंडल में किया गया है कौटिल्य के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है कौटिल्य के मंडल में कितने राजा सम्मिलित हैं? तो अब इजीली अभी जस्ट आपने क्वेश्चन किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कौटिल्य द्वारा दिए योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अपराध के लिए दंड, शासक की समृद्धि और गरिमा, प्रसन्नता और समृद्धि का विचार, इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसन्नता और समृद्धि का विचार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न है कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? ऑस्टिन, सालमंड, विल्सन या ग्रीन ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन ने कहा है कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। ऑस्टिन इंग्लैंड का विधान शास्त्री था, जिसने 1832 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान यानी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो अब राइट आंसर आप कर पाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न फिर से एक बार सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, और प्रश्न में कहा गया है कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, या किसने कहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑस्टिन ने कहा है। देख लीजिए क्वेश्चन के नेचर को बदल बदल कर क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नेचर भी चेंज किया जाता है विभिन्न परीक्षाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का, स्पेंसर का, गार्नर का या रूसो का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेंसर का यह स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है? जेरेमी बेंथम, जीन बोंदा, जॉन ऑस्टिन, एबी डाइसी। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन ऑस्टिन को कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है। जॉन ऑस्टिन ने कहा है कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है या कानून संप्रभु की आज्ञा है। ऑस्टिन के कानून की इस परिभाषा में 3 तत्व निहित है: संप्रभुता, आदेश और शास्ति, अर्थात संप्रभु के आदेश की अवहेलना करने वाले को दंड देने की शक्ति। इस प्रकार ऑस्टिन ने कानून को संप्रभु का आदेश अर्थात समादेश माना है। ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा का प्रतिपादन किया है, यह बात भी ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? अभी एक्सप्लेन किया है जस्ट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी ऑस्टिन का है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने है और प्रश्न है कानून संप्रभु का आदेश है, यह निम्न में से किसने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन ऑस्टिन। तो दोस्तों ये था भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 और शेष क्वेश्चंस पार्ट 3 के अंदर हम लेकर के आएंगे आप सभी के लिए अगली वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई इंप्रूवमेंट या एक्सपेरिमेंट की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, आपके सुझावों का स्वागत है। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें हमें मोटिवेट करने के लिए, इस क्लास को कंटिन्यू जारी रखने के लिए। और प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।